नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमारा आज का विषय है छंद। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख छंदों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काव्यशास्त्र के अंतर्गत छंद। छंद शब्द का सामान्य अर्थ देखें तो छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद की परिभाषा है निश्चित वर्णों या मात्राओं के क्रम में बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। निश्चित वर्णों या मात्राओं के क्रम में बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। आज वर्तमान में एक मुक्त छंद नाम से भी प्रचलित है। तो ये मुक्त छंद क्या है? वर्तमान में लयबद्ध रचना, ऐसी रचना जो लय से तो युक्त हो परंतु जिसमें वर्णों या मात्राओं का कोई क्रम निर्धारित ना हो, कोई बंधन ना हो, केवल वह लय से बंधी हुई हो, वह रचना मुक्त छंद रचना कहलाती है। एक बार फिर से समझिए, मुक्त छंद से क्या तात्पर्य है? ऐसी रचना जो लय से तो बंधी हुई हो, लय का बंधन हो जिसमें, परंतु वर्णों या मात्राओं का कोई क्रम नहीं होता, वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता, वह कहलाती है मुक्त छंदमयी रचना। ये वर्तमान में ये छंद, मुक्त छंद जो है काफ़ी प्रचलन में है वर्तमान के काव्य में। आगे बढ़ते हैं। छंद के भेद। तो छंद दो प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, मात्रा के आधार पर। तो ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रा के आधार पर जो छंद होते हैं वो होते हैं मात्रिक छंद। और इसी प्रकार दूसरा छंद है वर्णिक छंद, अर्थात वर्णों की गणना जिसमें होती है वो वर्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, जो हमारे स्वरों की मात्राएं हैं उनकी गणना होती है, और वर्णिक छंद में हमारे क से लेकर जो वर्ण है उन वर्णों की गणना की जाती है। आगे जाकर इन्हीं मात्रिक छंद और वर्णिक छंद का भी वर्गीकृत रूप मिलता है हमें। तो इसका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद तीन प्रकार का होता है, मात्रिक समछंद, मात्रिक अर्ध समछंद और मात्रिक विषम छंद। तो मात्रिक समछंद, उसके भी दो भाग हैं, साधारण और दंडक। इसे हम समझते हैं मात्रिक समछंद, जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, वह मात्रिक समछंद कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, साधारण कोटि का और दंडक कोटि का। साधारण कोटि से तात्पर्य है ऐसा चरण जिसमें 32 मात्राएं होती हैं, अर्थात 32 मात्राओं तक का जो चरण है वो साधारण कोटि का चरण कहलाता है, मात्रिक समछंद। और दंडक के अंतर्गत देखें तो 32 से अधिक जिसमें मात्राएं होती हैं वह दंडक कोटि का मात्रिक समछंद कहलाता है। इसी का ही दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद का मात्रिक अर्ध समछंद, जिसमें पहले चरण के आधार पर नहीं, सभी चरणों में समान मात्राएं नहीं होती, आधे रूप से समान मात्राएं होती हैं, जिसे अर्ध समछंद कहा जाता है, मात्रिक अर्ध समछंद। इसके बाद है अगला मात्रिक विषम छंद। पहले और तीसरे चरण की मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं, वो कहलाता है मात्रिक विषम छंद। एक बार फिर से समझिए, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रिक समछंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, मात्रिक अर्धसम में जो चरण होते हैं उनमें मात्राओं की कोई समानता नहीं होती, और मात्रिक विषम छंद में पहले और तीसरे चरण की मात्रा समान होती है और दूसरे और चौथे चरण की मात्रा आपको समान देखने को मिलती है। तो ये था हमारा मात्रिक छंद। अगला हम दूसरा भेद देखते हैं छंद का, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के अंतर्गत वर्णों की गणना करेंगे हम। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, ये भी तीन प्रकार का होता है, वर्णिक समछंद, वर्णिक अर्ध समछंद और वर्णिक विषम छंद। वर्णिक समछंद दो प्रकार का है,
साधारण कोटि का और दंडक कोटि का। साधारण कोटि के अंतर्गत 26 वर्ण तक का जो छंद होता है, 26 वर्ण जिसमें मिलते हैं, वो कहलाता है साधारण कोटि का वर्णिक समछंद। और जिसमें 26 वर्णों से अधिक वर्ण होते हैं वह दंडक कोटि का वर्णिक समछंद कहलाता है। तो मात्राओं के आधार पर देखें तो वर्णिक समछंद में, वर्णिक सम जो छंद है उसमें वर्ण जो है समान होते हैं, प्रत्येक चरण में समान वर्ण आपको मिलेंगे, वो कहलाएगा वर्णिक समछंद। वर्णिक अर्ध समछंद में जो अलग जो चरण हैं, किसी भी चरण में मात्राएं जो वर्ण जो है वो समान नहीं होते, तो वर्णिक अर्ध समछंद। और वर्णिक विषम संख्या पर आधारित, तो पहले और तीसरे चरण के वर्ण समान होंगे इसमें, और दूसरे और चौथे चरण के वर्ण समान होते हैं वर्णिक विषम छंद में। तो यहाँ अब हमने अब तक देखा छंद का अर्थ, बंधन और छंद के जो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद के अवयव, आगे हम नज़र डालते हैं छंद के अवयव पर। छंद के जो अवयव हैं वो इस प्रकार से हैं: चरण, तुक, गति, यति और मात्रा। ये छंद के प्रमुख अवयव माने गए हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अवयव हम देखते हैं चरण। चरण क्या है? पद्य की पंक्ति को चरण कहते हैं, इसे पद भी कहा जाता है। और प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना निर्धारित रहती है। तो जो हम कहेंगे चरण से तात्पर्य है कोई भी काव्य की, किसी भी रचना की जो एक पंक्ति है, वो एक पंक्ति क्या कहलाती है? एक चरण रूप में। और मात्राओं की गणना भी चरण के आधार पर ही की जाती है। और हमने जो इसका वर्गीकरण किया था, मात्रिक समछंद, अर्ध समछंद, विषम छंद, तो ये भी चरण के आधार पर ही वर्गीकरण होता है। तो ये था चरण। उसके बाद छंद का दूसरा अवयव जो है वो है तुक। तुक से तात्पर्य है, तुक चरण के अंत में जो वर्णों का मेल होता है उसे तुक कहा जाता है। कोई भी पंक्ति है, उसके अंत में जो वर्ण आया और दूसरी पंक्ति के अंत में भी वही वर्ण देखने को मिलेगा, तो ये तुक कहलाता है। काव्य में इसका अत्यंत महत्व होता है। उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाती हूँ। उदाहरण देखिए, दीपक के जीवन में आली फिर भी है जीवन की लाली। तो यहाँ आली और लाली शब्द अंत में देखिए, ली और ली वर्ण जो है इसकी आवृत्ति के कारण यहाँ पर ये तुकात्मकता है, तो इसे कहा गया है तुक। समान वर्णों का होना तुक, अंत के जो वर्ण हैं उनका आपस में मेल होना, उनका समान होना ही तुक कहलाता है। एक अन्य उदाहरण से समझ जाते हैं इसे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके, मन का फेर। तो दोनों पंक्तियों में देखिए फेर और फेर शब्द है, ये तुक का ही एक रूप है, तुक का ही एक उदाहरण है। इसके बाद अगला छंद का जो अवयव है वो है गति। पद्य की लय को गति कहा जाता है। हम कोई चरण पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, उसे जिस रागात्मकता के साथ पढ़ा जाता है वो गति है। छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है, जो रागात्मकता उत्पन्न होती है, वही गति कहलाती है। इससे छंद में संगीतात्मकता आती है, रागात्मकता आती है, ध्वन्यात्मकता भी आती है। और प्रत्येक छंद की अपनी गति होती है, अपनी लय होती है, जो छंद की एक प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। इसके बाद अगला छंद का अवयव देखें तो वो है यति। यति से तात्पर्य है विराम या विश्राम। चरण के अंत में या फिर चरण अधिक लंबा हो तो बीच में ठहराव को यति कहा जाता है। बीच में जो कुछ रुका जाता है, ठहरा जाता है, वह यति कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यति से तात्पर्य है विराम, विश्राम या फिर विरति, और इसका अर्थ हुआ ठहराव या ठहरना। तो किसी भी छंद के वाचन में, किसी भी काव्य के वाचन में, उसके वाचन को करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए जो ठहराव किया जाता है, जो रुका जाता है कुछ देर के लिए, तो वही यति कहलाता है, उसे यति कहते हैं। और इस यति से क्या होता है, इसका ये एक प्रमुख विशेषता है कि यति से उच्चारण में वक्ता
को थोड़ा विश्राम मिलने से नाद सौंदर्य और अधिक निखर उठता है, जिससे कि उसका सौंदर्य नाद रूप जो है अत्यंत निखार के साथ सामने आता है। और इसके साथ ही इससे श्रोता को अर्थबोध बिल्कुल सरल और सुगम हो जाता है। उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो हमने यहाँ विराम लिया, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज के बाद हमने विराम लिया और फिर इस पंक्ति को आगे पढ़ा, निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनियो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तो इस तरह से इसे हमने गद्य की तरह इसका वाचन नहीं करना है, कुछ जगह पर ठहरना होता है, ठहराव होता है, वही ठहराव यति कहलाता है। और इससे क्या है, इसके नाद सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है और श्रोताओं के लिए भी इसका अर्थ जो है सरल और सुगम हो जाता है। इसके बाद है अगला छंद का जो अवयव है वो है मात्रा, उसे हम हमारी अगली की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है छंद, छंद का शाब्दिक अर्थ, बंधन, छंद के भेद, छंद किसे कहते हैं, मात्राओं का या वर्णों का जो निश्चित क्रम है या एक निश्चित क्रम में बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक में वर्णों की गणना की जाती है। और उसके भी तीन भेद, मात्रिक सम, मात्रिक अर्धसम, मात्रिक विषम, और वर्णिक सम, वर्णिक अर्धसम और वर्णिक विषम। और मात्रिक सम के भी साधारण और दंडक, और वर्णिक के भी साधारण और दंडक। इस प्रकार से आगे दो वर्गीकरण हुए। और उसके बाद हमने पढ़ा छंद के अवयव, चरण, जो काव्य की पंक्ति है, पद्य की पंक्ति है, वो चरण कहलाती है। उसके बाद गति, जो लयात्मकता होती है उसे गति कहा जाता है, लय को गति कहा जाता है, जिससे इसमें रागात्मकता आती है, ध्वन्यात्मकता आती है। और उसके बाद तुक, पंक्ति के अंत में जो वर्णों की समानता होती है, वर्णों का मेल होता है, वो तुक कहलाता है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके मन का फेर। तो फेर फेर शब्द ये तुक का ही एक रूप है। और यति, ठहराव, विश्राम, जो काव्य में एक नाद सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसमें एक सरलता और सुगमता अर्थबोध में दे देता है। तो आज हमने यही पढ़ा इतना, और अगली की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मात्रा का, मात्रा क्या है और गण से क्या तात्पर्य है, और छंदों में मात्रा गणना का जो सूत्र है यमा ताराज भान सलगा, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।